एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैंने नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। आज फिर मुझे बॉस ने अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपनी फिटिंग कमीज से दुपट्टे को थोड़ा सरका कर पीछे किया था। मैं जानती थी मेरे हुस्न और मेरी पर्सनैलिटी पर फिदा हो चुका है। वह एक बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जितना वह दौलतमंद और अमीर था, उतना ही घमंडी आदमी अंदर उसके कूट कूट कर भरा हुआ था। किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को वह घास तक नहीं डालता था, लेकिन मुझ पर मर मिटा था। मेरा संबंध तो एक गरीब घर से था, लेकिन मेरा पहनावा ओढ़ना किसी साहबजादी की तरह था। कभी भी अपनी गरीबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। मैं पिछले 7 महीने से उस ऑफिस में काम कर रही थी और उससे पहले भी अच्छी जगह जॉब किया करती थी। यही वजह थी कि मेरे अच्छे रिकॉर्ड के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। इसलिए अमित शाह ने जॉब इंटरव्यू लेते हुए मेरा डॉक्यूमेंट देखे थे। एक नज़र मुझ पर सर से लेकर पांव तक डाली थी। मैं बहुत भरोसे वाली लड़की थी। अमित शाह की हर बात का जवाब बड़े भरोसे से दे रही थी। आखिर में उसने मुस्कुराकर मुझे देखा था, मेरी फाइल बंद की और कहने लगा, कल से आप जॉब पर आ सकती हैं। ये सुनकर मैं हैरान हुई थी। एकदम ही उसने फैसला सुनाया था, जबकि मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू लेगा, कुछ दिन के बाद ही मुझे कॉल पर पता चलेगी कि जॉब मिली या नहीं मिली। लेकिन उसने तो एकदम फैसला सुनाकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं हैरानी से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। मेरे यूं देखने पर वह हंसने लगा और कहने लगा, देखिए मुझे यूं ना देखिए, मुझे बहुत जल्द नज़र लग जाती है। उसके इस तरह के कमेंट पर मैं कुछ डर में पड़ गई थी। मैंने टेबल से अपनी फाइल उठाई और वहां से चली आई। मेरी उम्र 20 साल की थी और वह 26 साल का नौजवान था। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया था तब मुझे मालूम हुआ था कि अमित शाह वह बदतमीज तरह का आदमी था। वह अपने एम्प्लॉय से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जरा सी भी किसी से कोई चूक हो जाती तो वह सबके सामने मर्द तो मर्द, वह औरतों को भी जलील करके रख देता था। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर पहले तो मैं बहुत घबरा कर रह गई थी, लेकिन मैं पहले 3 साल एक फार्म हाउस में काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपने काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आता था। 1 महीने में ही मैंने अपनी मेहनत का लोहा मनवा लिया था। काफ़ी हद तक मैं उसके बिजनेस के उतार चढ़ाव को समझ चुकी थी और वैसे ही काम करती थी जैसा कि अमित शाह चाहता था। जबकि मैं बेहद खूबसूरत लड़की नहीं थी। मेरी रंगत हल्की सी गेहुआ रंग की थी, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना एक मॉडर्न लड़की की तरह था। मैं चुस्त कपड़े पहन लेती थी, बालों को लेयर कटिंग करवा रखा था और हर वक्त खुला ही रहने देती थी। मेकअप भी बड़ा जबरदस्त करती थी। मर्दों के साथ बात करने में मुझे कभी भी झिझक और शर्म या डर महसूस नहीं हुई थी। अमित शाह के साथ मैं बहुत सी मीटिंग भी अटेंड कर चुकी थी और मेरे भरोसे को देखकर वे आदमी मुझ पर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकता था। पूरे 1 महीने के बाद उसने मुझे अपने ऑफिस के रूम में बुलाया। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो एक दिल फेंक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी। उसने मुझे कमरे के अंदर बुलाया और कहने लगा कि मिस मारिया, मैं आपके काम से बेहद खुश हूँ। आप पहली लड़की हैं जिसने मुझे अब तक शिकायत का मौका नहीं दिया। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने मुस्कुराकर अपनी तारीफ वसूल ली थी। झटके से अपने लेयर कटिंग बाल हाथ से पीछे किए थे। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अब मुझे बिजनेस के अलावा और भी बहुत सी बातें करने लगा था। कभी मीटिंग के बाद मुझे समुद्र के बीच पर लेकर जाता। समुद्र के बीच पर नंगे पांव में उसके साथ ढेरों बातें करने लगी थी। जितना मैं उससे घमंडी समझती थी वैसा नहीं था। बहुत अलग इंसान था। पता ही नहीं चला कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जबकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी, बनावटी तरह की लड़की नहीं थी। हकीकत से दूर सपनों की उन्होंने अलग दुनिया बना रखी होती है। मैं एक हकीकत पसंद वाली लड़की थी। गरीब घर से मेरा संबंध जरूर था, लेकिन मैंने अपनी जेब से कमाए हुए पैसों के लिए अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर ले लिया था। अपने छोटे बहन भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दिया था। मेरा उठना बैठना एक मॉडर्न फैमिली की तरह था, मगर मेरे माँ बाप बिल्कुल सीधे साधे थे। मेरे पापा दिल के मरीज थे, इसलिए मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था और नौकरी ढूंढी थी। वरना हमारे परिवार में पढ़ाई करने के बाद जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैं अपने परिवार की पहली लड़की थी जिसने जॉब किया था। अपने हालात को बदलना चाहती थी और आज मैं जिस मकाम पर थी, मेरे दोस्त यार मेरी तमन्ना करते थे, लेकिन मैं हमेशा रिश्ते से मना कर देती थी। मैं चाहती थी कि जब मैं अपनी जॉब से 1 लाख से ऊपर कमाती हूँ तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी 2-2.5 लाख से कम ना हो।
क्योंकि जिस लग्जरी का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटे मोटे जॉब करने वाले आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। अमित शाह के साथ संबंध बढ़ाने का कहीं न कहीं मेरा मकसद ये भी था, अगर वह मेरी मोहब्बत में पड़ जाता तो मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वह आम जमींदारों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जो औरतों को गुलाम बनाकर रखते हैं। शहर में ज्यादातर उसका वक्त गुजरता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को स्वीकार कर लेती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई थी, ना ही अमित शाह को किसी दायरे में रहने के लिए उस्काया था। वह अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लिया करता था, मुझे खुद से करीब कर लेता था, बजाय उससे घूरने के। मैं मुस्कुराती थी। यही वजह थी कि उसके चाहते बढ़ने लगी थी और एक दिन वह सब हुआ जो मैं यूं नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसा कि हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी उसका मकसद कुछ और ही था। वह मीटिंग के बहाने मुझे फार्म हाउस ले गया। मुझे लगा था कि रात तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी तक अपनी मीटिंग के मेंबर को नहीं बुलवाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे अभी अपने घर भी जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता ही 2 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वह कहने लगा, बस तुम्हारे बगैर अब वक्त नहीं बीतता मेरा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तो फिर मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लीजिए। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं जमींदार हूँ और तुम एक मिडिल क्लास की लड़की हो, हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल बुझकर रह गया था। मैं तो समझी थी वह ऐसी सोच का आदमी नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने तो जैसे मेरे सारे सपने चकनाचूर करके रख दिए थे। उसने एक ही पल में मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। मैंने कहा, ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये बात बता दिया। मैं एक जमींदार की पत्नी नहीं बन सकती। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस के बने हुए छोटे से कॉटेज से बाहर निकलने लगी, जो कि 3 कमरों का बना हुआ था। उससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा था। मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसी के पहलू में जाकर गिरी थी। वह कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? कह तो चुका हूँ कि मैं जमींदार हूँ और ऐसे शौक हम तुम जैसी लड़कियों से तो पूरा करते हैं। ये सुना था कि गुस्से से मेरे कानों तक की लौ लाल हुई थी। उसने मुझे समझ क्या रखा था? मैंने झटके से उसे अपना हाथ छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा, आपने बहुत गलत समझा है मुझे। मैं कोई डरपोक तरह की लड़की नहीं हूँ। खबरदार मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारे गले का कांटा बन जाऊंगी, समझे? मेरा ये कहना था कि वह भी गुस्से से खड़ा हुआ था। मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, अच्छा, मुझे धमकी दे रही हो? अमित शाह को धमकी दे रही हो? आज की रात तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ और मेरी रातों को रंगीन बनाओगी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मेरे गले का कांटा कैसे बनती हो। बेशक मैं अपने ऊपर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन उस वक्त उसके फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसके गार्ड थे, उसके चौकीदार थे, उसकी हुकूमत थी। मैं उसे अपना आप छुड़वाने लगी, लेकिन मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। पूरी रात उसने मेरे साथ रेप किया था। मुझे बर्बाद करने के बाद मुझ पर ठहाके लगाकर हंसने लगा। लो कर ली मैंने तुम्हारे साथ अपनी रातें रंगीन। अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। मैं कमजोर लड़कियों की तरह नहीं रोई थी और ना ही रहम की भीख मांगी थी। मैं अकेले ही उस फार्म हाउस से निकल आई थी। वापस जब अपने घर पहुंची तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे। मुझसे पूछने लगे कि रात भर तुम कहाँ थी। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मीडिया के सामने उस आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया था। अपने चेहरे पर लगे जख्म भी दिखा दिए। पहले तो ये खबर खूब फैली थी, लेकिन अमित शाह के पैसों के सामने इस खबर को दूसरा रंग दे दिया गया था। मैंने किसी और के साथ पाप किया और वह इल्जाम अमित शाह पर लगा दिया था। मैं सबके सामने बुरी बन चुकी थी, दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। मैंने नौकरी छोड़ दी। घर में बैठकर लोगों का सामना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मेरा सारा भरोसा खत्म हो चुका था। लोगों के ताने और शक भरी निगाहें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। बरसों में कमाई गई इज्जत को उस आदमी ने 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मुझे उस आदमी से इतनी नफरत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ होता तो मैं अमित शाह का कर देती। मेरे पापा मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उनको मेजर अटैक हुआ था। मेरे पापा हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं खुद अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर
वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहलाने वाली खबर मेरे इंतजार में थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और ये खबर मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली थी। अपने बाप की मौत के बाद मैं दोबारा से इस अस्पताल में गई। मुझे जॉब करनी थी, अपने घर की हालत का सोचना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं ये बच्चे जैसे मुसीबत अपने गले में नहीं पाल सकती थी, जो कि एक पाप का बोझ था, उस आदमी की निशानी था जिससे मुझे बहुत नफरत थी। मैं हॉस्पिटल गई और लेडी डॉक्टर से कहा कि हर हाल में मेरा ऑपरेशन करवा दो। लेकिन वह मुझे कहने लगी कि मैं पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, फिलहाल इतनी तंदुरुस्त नहीं हूँ कि ऑपरेशन करवाऊँ। मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। कहने लगी कि 25 दिन तुम इस दवाई को खाकर आओगी तो फिर मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर ही निकली थी कि मेरे पीछे एक औरत एक मर्द खड़े थे। शायद वे लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे। औरत का हुलिया कुछ अजीब तरह का था, देहाती तरह के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। उम्र 30-32 साल की लग रही थी, लेकिन उसके साथ खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। वह अमित शाह था। उसे देखकर ही मेरी आंखों में नफरत भी उभरने लगी थी, लेकिन वह मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहां से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। अगले दिन एक कयामत हमारे घर पर टूट पड़ी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगले ही दिन अमित शाह मेरे घर पर आ जाएगा। उसके गार्ड भी उसके साथ थे। मेरे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आए थे। मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। मैंने उससे कहा, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जो चाहते थे वह हो चुका है। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा, वह भी कर लिया। मुझे बदनाम करना चाहा, वह भी तुम कर चुके हैं। अब दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो बड़े गुस्से से मेरे सामने आया और मेरे मुकाबले में खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत कीमती चीज तुम्हारे पास है, बस वो तुमसे वापस ले लूं तो चला जाऊंगा। मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बदन पर आग लगा दी हो। मैंने जल्दी उसका हाथ पीछे हटाया था। वह हंसने लगा, कहने लगा, मेरा वारिस है तुम्हारे पास। ये सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया था। मेरे पास आकर कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वह लेडी डॉक्टर से मेरे होने वाली बातें को सुन चुका था। मैंने कहा, कौन सा तुम्हारा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और का गंदा खून है ना, यही कहा था ना तुमने मीडिया के सामने। अब क्यों तुम इस बच्चे पर हक जमाने आए हो? वह कहने लगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरे परिवार में मेरी बीवी मुझे औलाद नहीं दे सकती। बहुत इलाज करवाया मैंने उसका, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे वारिस चाहिए जो मुझे तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे कोख में है, तुम्हें अपने पास रखना मेरी मजबूरी है। ये कहकर वो मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम शराफत से मेरे साथ जाना पसंद करोगी या मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं? ये सुना था कि मैं अंदर ही अंदर डर कर रह गई थी। मेरी माँ रोने लगी। उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वह कहने लगा, नहीं छोड़ सकता। मारिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरा वारिस उसके पास है और अगर मैं उसे आज़ाद छोड़ दूंगा तो या तो मेरे बच्चे को मार डालेगी। मैंने कहा, हाँ, मैं मार डालूंगी उसे। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे इस नाजायज बच्चे से भी। मेरा ये कहना था कि उसने जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। अपनी औलाद के खातिर मैं तुम्हें जायज पत्नी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा, मैं पंडित जी को अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपने गार्ड से कहा कि वे जाए नीचे गाड़ी में जो पंडित जी बैठे हैं उन्हें ऊपर लेकर आए। मैं अभी इसी वक्त उससे शादी करूंगा। जैसे ही वह शादी कराने वाला पंडित जी ऊपर आया और शादी शुरू किया, मैंने शादी से मना कर दिया और अमित शाह तो यूं था जैसे गुस्से के मारे मुझे जान से ही मार डालेगा। मेरी माँ से कहने लगा, अगर तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा और तुम लोगों की जिंदगी भी नर्क बनाकर रख दूंगा। उसे अच्छी तरह समझाओ कि मुझसे शराफत से शादी कर ले। अगर ये बिना चू चप्पड़ किए मुझसे शादी कर लेती है तो लोगों के अनाप शनाप बोलने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं खुद लोगों के सामने जाकर स्वीकार कर लूंगा। मेरी माँ मेरी विनतियाँ करने लगी। वह हर हाल में तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। अच्छा है कि एक जायज रिश्ते के साथ उसके साथ चली जाओ। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा बेबस और मजबूर उस वक्त हो जाती हैं जब अपने माँ बाप के जोड़े हुए हाथ देखती हैं। ये सब कुछ कर गुजरती हैं जो ना करना चाहती हैं। मेरी अमित शाह की शादी भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। शादी के बाद मुझे अपने साथ अपने गांव अपनी हवेली में ले आया, जहां उसकी पहली पत्नी भी मौजूद थी।
जो मुझे नफरत से देख रही थी। उसके घर में एक बिना ज़रूरत की चीज़ थी वह औरत, उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अमित शाह का वारिस मेरे पेट में पल रहा था। मेरी सास मुझे एक आलीशान कमरे में ले गई जिसमें बहुत सारी सुविधाएं थी। मेरी सेवा के लिए 2 नौकरानी रखी गई थी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी भी ऐसा माहौल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी आज़ादी से गुजारी थी, लेकिन वे दोनों नौकरानी मेरी पल पल की खबर अमित शाह और उसकी माँ को देती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं इस बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैदी हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। महल चाहे सोने का ही क्यों न बना हो, अगर उसमें कैद करके रखा जाए वह भी पिंजरे से कम नहीं लगता। मेरा यहाँ दम घुटने लगा था। मुझे खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ दी जाती थी और ज़बरदस्ती खिलाई जाती थी। एक बार मैंने खाने से मना कर दिया। नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने ट्रे उसके हाथ से पकड़कर ज़मीन पर दे मारा था। सारा खाना ज़मीन पर बिखर गया था। कांच के बर्तन टूटने की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आकर कहने लगी, क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। भगवान के लिए मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है। वह कहने लगी, जब तक कि तुम अमित शाह के बच्चे की माँ नहीं बन जाती यहाँ से जाना तुम्हारा नामुमकिन है। और बेफिक्र रहो, तुम जैसे शहर की आवारा लड़की को हम अपने परिवार की इज्जत कभी नहीं बनाना चाहेंगे। जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती थी। इस बच्चे से कोई लगाव या चाहत भी नहीं थी, क्योंकि अमित शाह के पाप का नतीजा था। लेकिन मेरा यहाँ दम घुटता था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट करने लगी, तुम्हारी वजह से अगर हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा अमित शाह क्या हाल करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। अमित शाह शहर में रहता था, बहुत कम ही गांव में आता जाता था। लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो रात को ही शहर से गांव पहुंच गया था, 7 घंटे का सफर करके। जब वह गांव पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी जोर से कमरे का दरवाजा बंद हुआ और एकदम ही कमरे की सारी बत्तियां जल उठी थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो अमित शाह बड़े गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा था। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी केवल आज इस आदमी के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे मैं उठकर बैठी वह मेरे बेड पर मेरे सामने ही बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, क्या तमाशा बना रखा है, तुम क्यों नहीं खा रही हो। वह गुस्से में बोल रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और जोर से बाजू दबोचने लगा। उसके सख्त पकड़ने से मैं तिलमिला गई थी। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ दो, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से मना किया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा वो हाल बिगाड़ कर रख दूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को जरा भी कुछ हुआ तो। मैंने कहा कि भगवान करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस परेशानी में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि जोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारा था। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात जुबान से निकाल दी। दोबारा अगर गलती से भी तुम्हारी जुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोंट कर रख दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एकदम उसने अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो वो बहुत गुस्से में था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपने हाथ आगे और दबाओ मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। मैंने उसका दोनों हाथ पकड़ा और अपने गले में रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी और वो मेरे हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे, मैं मार डालूंगी खुद को। वो मेरे साथ साथ तुम्हारा वारिस भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया था। मैं बेड से खड़ी हो गई और सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मारकर तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वे कांच पकड़ा और अपने पेट की तरफ बढ़ा दिया। मैं इस तरह गुस्से में थी, मेरा जी चाहा कि मैं अपने पेट में वे कांच मार डालूं, खुद को ख़त्म कर लूं और उसके बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बनकर रह गई थी। ये देखना था कि वह जल्दी से मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं बल्कि उसको मारने वाली हूँ। वह कहने लगा, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वो बहुत डरा हुआ था। जिस तरह मैं उसके सामने थी, अगर वो मेरी तरफ बढ़ता तो शायद गुस्से से मैं अपने पेट पर वह कांच घुसा लेती। मैंने कहा, पर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा।
उसके बढ़ते हुए कदम जल्दी से रुक चुके थे। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं कर दूंगा, लेकिन प्लीज उस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर डर देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद कैसे मजबूर करती है, मैं अमित शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल करोगी तो मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया था। उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी रोक टोक नहीं की गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा था, अमित शाह मेरा बहुत ख्याल रखा करता था। रोज मुझसे पूछता कि मैंने खाना ठीक से खाया या नहीं, लेकिन मैं जानती थी ये सारी बातें बच्चे की पैदाइश तक ही हैं। फिलहाल मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वक्त बीतने लगा था, 9 महीने का टाइम भी बीत चुका था, और जब मुझे बच्चे की पैदाइश का दर्द होना शुरू हुआ, मैं भी बहुत रोई जा रही थी। उस वक्त अमित शाह मुझे गोद में उठाकर बाहर तक ले आया था। ड्राइवर से कहने लगा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे साथ पिछली सीट पर बैठ गया था। अस्पताल में जाकर के मैंने उसका हाथ थामा हुआ था और बहुत रो रही थी। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है अमित शाह, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना। मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे लग रहा था कि मैं शायद दर्द सह ना पाऊं, और मेरा सर सहलाने लगा। कहने लगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी डॉक्टर कहने लगी, उसका केस बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। या तो हम उस औरत को बचा सकते हैं या उस बच्चे को। ये सुनकर मुझे लगा था बस अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, क्योंकि अमित शाह को अपने वारिस से मोहब्बत थी। अपने वारिस के खातिर मैं सब कुछ कर सकता था। अगर मुझसे शादी कर सकता था तो मुझे अपने बच्चे के खातिर बलि भी चढ़ा सकता था। मैंने अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं नहीं जानती कब कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया में कदम रख चुकी थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो लगा कि शायद मैं कुदरत की वजह से बच गई हूँ। मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बजाय मैं किसी प्राइवेट क्वार्टर में थी। नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? तो कहने लगी कि आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? वह कहने लगी कि आपके पति से पूछा था हम बच्चे को बचाएं या उसकी माँ को, क्योंकि उन दोनों में से एक ही बचा सकते थे। उन्होंने कहा था कि आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मुझे हैरानी का झटका लगा था। वह कैसे हो सकता था? उस आदमी ने तो मुझसे अपने वारिस के लिए चुना था। कुछ ही देर बाद अमित शाह मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। आंखें लाल और सुर्ख हो रही थी। चेहरे पर गम था, जैसे बहुत बड़ा गम में गुजर रहा हो। मुझे उस बच्चे से जरा भी लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने मेरे पेट का हिस्सा था। कैसे मुमकिन था कि मेरी आंखों से आंसू ना बहते? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तकिया भिगोने लगी। अमित शाह बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास आया, अपने दोनों हाथ से मेरे आंसुओं को साफ करके मेरा सर सहराने लगा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो। और मत रो, पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उसके हाथों को नहीं झटका था। मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा वारिस तो तुम्हें मिल रहा था, और तुमने अपने वारिस के खातिर मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को बर्दाश्त किया था। फिर मर जाने देते मुझे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जो मैं तुम्हें सजा देता। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उस जुल्म की तो सजा मुझे मिल चुकी है। दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगा। मारिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मेरा बात सुनकर वह अपना रोना भूल गया था। कुछ देर मुझे एक टक देख रहा था, फिर ना में सिर हिलाने लगा और कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है। नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ मेरी पत्नी की हैसियत से रहो। मैं सारी दुनिया के सामने हर बात स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं मुजरिम हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उस सबको मैं दुनिया वालों के सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे दोनों हाथ थाम कर वो मुझसे विनतियाँ करने लगा, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं, और मैं ये भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए या नहीं। आप लोग ही मुझे कमेंट में बताइए कि मैं क्या करूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।